हेलो जी, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं मदर टेरेसा के इस अनबीटेबल प्लेटफॉर्म पे। आज मैं क्लास 10th का जैव प्रक्रम जो चैप्टर है बायोलॉजी का, वो मैं आज आपके सामने आज मैं बताऊंगा जैव प्रक्रम के बारे में। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम क्या है ना, जैव प्रक्रम है क्या? तो हम लोग देखते हैं वे सभी प्रक्रम है ना, यानी वे सभी क्रिया, ठीक है, वे सभी क्रिया या वे सभी प्रक्रम, प्रक्रम का अर्थ यहां हो गया क्रिया, वे सभी क्रिया जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। अब अनुरक्षण क्या है? अनुरक्षण यानी कि बचाव। ओके, अनुरक्षण यानी कि बचाव, यहां अनुरक्षण का कार्य करती है, वो जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, अनुरक्षण यानी हमारे शरीर में अनुरक्षण हो रहा है, हमारे शरीर में अनुरक्षण हो रहा है यानी बचाव हो रहा है। किससे? अब किससे बचाव होगा? तो अनवांटेड पार्टिकल से या अनवांटेड वायरस से, बैक्टीरिया से। जैसे अभी का ले लीजिए, अभी का समय जहां कोविड-19 के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ठीक है, तो कोविड-19 दौर में भी कुछ ऐसा ही है, कोविड-19 की वजह से भी कुछ वैसा ही है, जिसके शरीर की अनुरक्षण क्षमता कम होती है, वो कोविड-19 उसको ज्यादा जकड़ लेता है, उसकी मौत तक हो जाती है ना। लेकिन जिसका अनुरक्षण शक्ति ज्यादा है, उसका शरीर अनुरक्षण शक्ति को ज्यादा बनाए रखता है, यानी कि वही इम्यूनिटी पावर जिसका ज्यादा है, इम्यूनिटी शक्ति जिसका ज्यादा है, वो उस कोविड-19 से भी लड़ सकता है और आसानी से ठीक होकर वापस लौट रहा है। तो यहां पे हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में देखेंगे। वे सभी प्रक्रम, वो सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, यानी आपको बचा के रखती है, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग, ये तो बहुत बेसिक में आप लोग पढ़ लिए होंगे, सजीव प्राणी है ना, सजीव प्राणी किसे कहते हैं? तो आप लोग सभी जानते होंगे सजीव प्राणी किसे कहते हैं। आपके 10th क्लास के एनसीईआरटी या बीटीपीसी कह लीजिए, है ना, एनसीईआरटी या बीटीपीसी कह लीजिए, उसमें आपको सजीव प्राणी और निर्जीव प्राणी के बीच में अंतर भी स्पष्ट करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको यहाँ पे सजीव प्राणी के बारे में डिफिनेशन दे दिया हूं। देखिए, वे सभी वस्तु जो चल सकते हैं, है ना, वे सभी वस्तु जो चल सकते हैं, खाना खा सकते हैं या श्वसन कर सकते हैं, सभी क्या है? सजीव है ना, सभी सजीव है। ये देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन फोटोज भी रखा हूं। आप, ये अद्भुत नजारा है, एक कुत्ता सवारी कर रहा है घोड़े का, है ना। ये दोनों क्या है? ये दोनों सजीव प्राणी है। आपका घोड़ा भी सजीव प्राणी है, कुत्ता भी सजीव प्राणी। तो बेसिक जानकारी है। यहाँ पे देखिए आपके पौधे, है ना, ये सब पौधे जो है ना, ये सभी क्या है? सजीव प्राणी है। और यहाँ पे आपने लेपर्ड को देखा, इधर बियर को देख रहे हैं, है ना, तो ये सभी सजीव प्राणी है। ये सब तो आप लोग को पता होगा, सजीव प्राणी। ठीक है, सजीव प्राणी उसे कहते हैं जो चल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, श्वसन ले सकते हैं, वे सभी सजीव प्राणी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निर्जीव वस्तु, पता है, सभी को पता होगा ये चीज। ठीक है, चलिए निर्जीव वस्तु क्या है? तो निर्जीव वस्तु जिसमें जान न हो, जो चल फिर नहीं सकता हो, है ना, जो श्वसन नहीं कर सकता हो, वो सभी निर्जीव वस्तु कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये देखा, नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जांपल है। यहाँ पे बाइसाइकिल है, टेबल है, सॉक्स है ना, अनलिमिटेड चीजें ऐसी है जो निर्जीव है। चलिए, सब तो कुछ बेसिक जानकारियां हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे सजीव प्राणी में कुछ वैसे भी प्राणी होते हैं जिनका पता लगाना मुश्किल है कि वो सजीव है या निर्जीव। जैसे कि ये आपको इमेज देके लग रहा होगा कि ये तो सही में कोरोना वायरस ही आ गया। नहीं, यस, जस्ट लाइक वायरस का जो स्वरूप है, जो रूप होता है, जस्ट इसी टाइप का होता है। तो हर एक वायरस, है ना, वायरस जो है वो लगभग इसी तरीके का दिखता है। तो ये वायरस का एग्जांपल देखिए, वायरस है ना, ये वायरस कुछ इसी तरह का देखने में लगता है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ प्राणी वैसे भी होते हैं जो कि तब तक सजीव नहीं बनते हैं। सोचिएगा ध्यान से,
कुछ प्राणी वैसे भी होते हैं जिनको हम तब तक सजीव नहीं कर सकते हैं जब तक कि वह किसी कोशिका पे अटैक न कर दे। ठीक है, कुछ जंतु वैसे भी होते हैं, कुछ जंतु वैसे भी होते हैं, ठीक है, कुछ जंतु वैसे भी होते हैं, उसको तब तक सजीव नहीं कहा जा सकता है जब तक कि किसी कोशिका पे वो अटैक न करे। इसका मतलब यही निकल के सामने आता है कि यदि वो जंतु या वो जीव किसी के शरीर से बाहर है तो वो निर्जीव है, और किसी के शरीर पे यदि आक्रमण करता है तो वो सजीव बन जाता है। ठीक है, कुछ प्राणी वैसे भी होते हैं जब तक सजीव नहीं होते हैं जब तक कि किसी को संक्रमित ना कर दे या किसी कोशिका को संक्रमित ना कर दे, जैसे विषाणु। हाँ जी, यही है विषाणु। विषाणु क्या है? अगर ये आपके शरीर के बाहर है, अगर विषाणु आपके शरीर के बाहर है तो समझिए वो मृत है, निर्जीव है। ठीक है, जैसे ही आपके शरीर के अंदर गया वो अपना विकसित होना शुरू हो गया, तुरंत सजीव बन गया और विकसित होने लगा तो वो सजीव बन जाता है। तो कुछ कुछ ऐसे भी प्राणी है हमारे पास। ठीक है, अब यदि कोई विषाणु या जीवाणु हमारे कोशिका को क्षति पहुंचाती है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई जीवाणु या विषाणु हमारे कोशिका को, सेल को, है ना, सेल हम लोग जानते हैं ना, सेल, सेल 9th क्लास में सेल हम लोगों ने पढ़ा होगा, ये सेल। ठीक है, बीच में क्या होता है? बोलिए बोलिए। हाँ वही, क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस हो गया। अच्छा भाई ये बताइए क्या भरा है, इसमें क्या भरा होता है बताइए? हाँ वेरी गुड, ठीक है, साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, कोशिका द्रव, ये भी जानते होंगे इसको क्या कहते हैं, है ना, सबसे ऊपरी वाली परत को कोशिका झिल्ली, है ना, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसको झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली। चलिए, ये सब तो बेसिक बातें हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। अभी हम लोग को जैव प्रकरण के बारे में देखना है। तो देखिए, यदि कोई विषाणु या जीवाणु, यदि कोई विषाणु या जीवाणु हमारे कोशिका को क्षति पहुंचाती है या कोई टूट फूट हमारे अंदर होती है ना, जैसे ये लीजिए मैंने मार दिया अपने आप को, तो यहां पे क्या हुआ होगा, बहुत सारे सेल क्या होंगे, डैमेज हो गए होंगे या कुछ सेल मर भी गए होंगे। ठीक है, तो यहां पे जल्दी से हमारे अंदर का अनुरक्षण शक्ति आएगा और इसे रिपेयर करने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो कोशिका को क्षति पहुंचाती या कोई टूट फूट हमारे अंदर होती है तो हमारे शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की जरूरत होती है। बोलिए, होती है कि नहीं होती है? अगर कुछ कट उठ जाए, है ना, कुछ भी हो जाए तो हमारे शरीर में, ऐसा तो नहीं है उसको शरीर ऐसे छोड़ देता है, खून बह रहा है तो बहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा तो नहीं होता है। हमारे शरीर में अनुरक्षण की शक्ति होती है और वो तुरंत जितनी जल्दी हो सके अनुरक्षण का कार्य करती है और ब्लडिंग को बहने से रोकती है या किसी भी चीज का मरम्मत करती है ना। ये तो हो गया भाई अनुरक्षण वाली बात। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया का मैंने एग्जांपल लिया कि ये सब हमारे शरीर के अंदर में जाकर क्षति पहुंचा सकती है, चाहे माध्यम कुछ भी हो, हम कहीं धूल कण से भी बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाता है। अब कोरोना वायरस का तो जिक्र ही छोड़िए, है ना, आप देख ही रहे हो कितना महामारी फैल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग अमीबा के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब अमीबा क्या है? अमीबा एक सिंगल सेल एनिमल है, यानी कि यह एक कोशिकीय जंतु है। ध्यान दीजिएगा, एक कोशिकीय जंतु है, यानी कि इसके पूरे शरीर में, ऐसे होता तो ये छोटा ही है, ठीक है, इसके पूरे शरीर में मात्र एक ही कोशिका होता है। ठीक है, तो ये एक कोशिकीय जंतु हो गया जी, बोलिए, है ना, हो गया ना। चलिए, एक कोशिकीय जंतु हो गया, यह अपनी सभी क्रियाएं एक ही कोशिका से करती है। अरे भैया, जब एक कोशिका होगा ही होगा, जब उसके पूरे शरीर में एक ही वो कोशिका है तो सारा का सारा काम किससे करेगा? दूसरा कोशिका तो कोई आएगा नहीं, एक ही कोशिका से करेगा ना। चलिए ठीक है, यह श्वसन प्रसरण विधि द्वारा करती है। ये बहुत बेहतरीन बात है ना। श्वसन जो है
अमीबा, अमीबा आपको ये मैंने यहां दिखाया है, ये देखिए ये है अमीबा, है ना। अमीबा का कोई शेप और साइज फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अमीबा का कोई शेप और साइज फिक्स नहीं होता है, और यह एक सेल का बना होता है। और बना क्या होता है? ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें सिर्फ एक ही कोशिका मौजूद होता है, और एक कोशिका में ही इसका सारा काम निहित होता है। मतलब पूरा क्रियात्मक चयनात्मक जो भी है सब एक ही कोशिका इसका निर्भर करता होगा। तो इसमें जो श्वसन होता है वो परासरण विधि से होता है। इसका मतलब इसके श्वसन के लिए कोई खास अंग निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे लिए क्या है? नाक है ना, एक खास अंग है जिसके अंदर से, मतलब नाक से हम लोग क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें किसमें? अमीबा में कोई भी ऐसा स्पेशल अंग नहीं है जिससे कि ये सांस लेता है। ये इसका पूरा सेल है, और इस सेल में परासरण का विधि होता है। मतलब पूरा इसका सेल वायु के टच में रहता है और आसानी से हवा को अपने अंदर ले लेता है। बस परासरण उसी को कहते हैं, ठीक है। इसलिए आसानी से प्रसरण कर सकता है, मतलब प्रसरण विधि से सांस ले सकता है। इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। ये हो गया आपका अमीबा, ओके। और अमीबा जो है वो क्या स्वपोषी है? क्या अपना भोजन खुद बनाता है? तो नहीं, यह अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, ठीक है। यह विषमपोषी है। विषमपोषी, स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी मतलब अपना खाना खुद बनाता है, और विषमपोषी यानी अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए आ गया एक बेहतरीन फोटो के साथ, है ना। यहां पे देखिए, ये आपका हमने बहुकोशिकीय में श्वसन को दिखाया है ना। बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन किस प्रकार होता है इसको हमने दिखाया है। देखिए क्या है बहुकोशिकीय में श्वसन। तो इसके लिए हमारे पास, इसके लिए मतलब किसके लिए? श्वसन के लिए, ठीक है। श्वसन के लिए हमारे पास एक अलग सा अंग दिया रहता है जिसे हम लोग नोज कहते हैं, है ना। और ये नोज जो है वो हमारे पूरे लंग्स के साथ, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पूरे लंग्स के साथ जुड़ा होता है एक पाइप के थ्रू, और हम इसी द्वारा सांस को लेते हैं और अपना अनुरक्षण करते हैं। सही बात है, श्वसन अनुरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर श्वसन हम लोग नहीं करेंगे, सांस ही लेना बंद हो जाएगा, तो हमारे भोजन शरीर के अंदर टूटेगा कैसे? और जब टूटेगा नहीं तो एनर्जी कैसे मिलेगा, है ना। बात पता की है। तो श्वसन जो है वो बहुत जरूरी है अनुरक्षण हेतु, ठीक है। तो श्वसन जैव प्रक्रिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है ना। बात तो सही है। श्वसन के लिए बहुकोशिकीय जंतु एक अलग तंत्र विकसित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी नाक है, और भी जंतु के लिए, बहुकोशिकीय जंतुओं में नाक दिया जाता है श्वसन के लिए। नहीं, अगर नाक नहीं रहेगा तो भाई श्वसन कैसे करेंगे, है ना। हम लोग तो एक कोशिकीय है नहीं। अगर एक कोशिकीय होते तो भाई कहीं भी पसरे रहते, आराम से श्वसन हो जाता। लेकिन अब देखिए हमारा हाथ जो है इतना मोटा हाथ है, नहीं दिख रहा, चलिए पेट तो और भी मोटा होगा, छोड़िए उसको नहीं देखते हैं, हाथ को देखते हैं। हाथ इतना मोटा है, और जब ये परासरण विधि से, मतलब वातावरण से श्वसन होगा, इसके अंदर जाएगा हवा, है ना, वातावरण से अगर श्वसन होगा तो सिर्फ ऊपर की ही कोशिकाओं को ना श्वसन मिल सकेगा, ऑक्सीजन की प्राप्ति हो पाएगी। अंदर का कोशिका तो बाहर की तरफ है नहीं, तो अंदर की कोशिकाओं को श्वसन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है, या बहुकोशिकीय जीवों का जो शरीर है, वह परासरण विधि से श्वसन करना दिक्कत है। परासरण विधि से श्वसन नहीं कर सकता, इसीलिए इसमें एक स्पेशल अंग दिया जाता है श्वसन के लिए, ठीक है। बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण से सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है, इसलिए साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। यह बीटीबीसी का आपका सवाल है, ठीक है। बीटीबीसी में पूछा गया है कि हमारा शरीर यानी बहुकोशिकीय का शरीर परासरण विधि से श्वसन क्यों नहीं कर सकता भैया? जब अमीबा कर रहा है तो हम लोग भी कर सकते हैं, तो लेकिन हम लोग नहीं
कर सकते ना, हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सभी सेल बाहर त्वचा से सटा हुआ नहीं है। जब सभी सेल बाहर त्वचा से सटा हुआ नहीं है तो श्वसन कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमारे पास एक स्पेशल अंग होता है। चलिए समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एंजाइम के बारे में। चलिए एंजाइम बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। एंजाइम क्या करती है देखते हैं इसके बारे में। तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना, आ जाएगा क्वेश्चन, ये मतलब आ सकता है। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये कहां पाया जाता है? तो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में केमिकल गतियों को तेज करने में मदद करता है। अब कोई भी रिएक्शन हमारे शरीर में हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमने खाना खाया, चलिए खा लिया, पेट के अंदर गया और कोई एंजाइम नहीं आया तो भोजन टुकड़े टुकड़े में बंटने में बहुत लेट हो जाएगा, है ना। तो एंजाइम हमको इस केमिकल जो रिएक्शन है, हमारा जो भोजन का पाचन होता है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, तो एंजाइम इसी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है ना। ये क्या गतियों को बढ़ा देता है, हमारे जो अंदर केमिकल का जो प्रोसेस होता है उसको क्या करता है? बढ़ा देता है। आगे क्या लिखा है? एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों के बनने और शरीर विषाक्त पदार्थों को खत्म करने के साथ शरीर के हजारों कामों को करने के लिए आवश्यक होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एंजाइम जो है भोजन को पचाने का काम करता है, ठीक है, और मांसपेशियों को बनाने का काम करता है, तथा शरीर में जितने भी हानिकारक मटेरियल्स है ना उसको खत्म करने का काम करता है। ठीक है, और साथ में शरीर में बहुत सारे हजारों काम होते हैं जो एंजाइम द्वारा किया जाता है। तो एंजाइम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंजाइम, है ना, ध्यान रखिएगा इसे। एंजाइम क्या करता है? तो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। कोशिका भुला गए क्या आप? कोशिका नहीं याद होगा, मैं यहां लिख देता हूं कोशिका। ये देखिए, ये क्या है? कोशिका है, मान लीजिए कोशिका है। ये क्या है? न्यूक्लियस है ना। तो ये न्यूक्लियस यानी सेल के अंदर हमारा एंजाइम पाया जाता है, और एंजाइम जो है शरीर के बहुत सारे कामों को करता है ना। जैसा कि यहां लिखा हुआ है, आपको एंजाइम भोजन को पचाता है, मांसपेशियों को बनाता है, इत्यादि इत्यादि, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग पोषण के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पोषण देखिएगा, पोषण क्या है? जो हमने खा लिया उसको पचाएंगे भी तो, है ना। जो हमने खा लिया, और खाने के बाद तो एनर्जी मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, वो अलग बात है किसी का पेट खराब हो, लेकिन एनर्जी तो मिलेगा। हाँ, एनर्जी तो मिलेगा। तो एनर्जी मिला तो हमारा पोषण हुआ। हमने खाया, एनर्जी मिला तो हमारा पोषण हुआ, है ना। वही पोषण। देखिए क्या है पोषण? तो खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। सिंपल सी बात है भाई, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। एकदम बिल्कुल सटीक और सिंपल भाषा में खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है, जिससे कि कोई भी जीव अपना कार्य करने हेतु ऊर्जा प्राप्त कर सके। सिंपल। अरे आपने खाद्य पदार्थों को ग्रहण किया और जिससे कि ऊर्जा प्राप्त हुआ, तभी तो जीव अपना काम करेंगे, है ना। तो ये होता है भाई पोषण। यहां देखिए, ये है सन, और आपको पता है सन से एनर्जी लिया कौन? मैं हूं डॉन? नहीं, ये है पेड़ पौधा। सन से एनर्जी हीट लेता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये अपना खाना बनाया, और जब ये खाना बनाया तो अपने इसको, अरे प्लांट को ही हिरण ने आके खाया। पेड़ पौधा तो अपना खाना खुद बना लिया, हिरण ने इसे खा लिया। हिरण को कौन खाएगा? यही है। चलिए, ये हिरण को खा लिया, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता जाता है, ठीक है। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है जी, देख लीजिए ये एग्जांपल से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आता है आपका पोषण के प्रकार, है ना। पोषण के प्रकार, तो पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। स्वपोषी, स्व, है ना, स्व पे ध्यान दीजिए। स्वामित्व, है ना। स्व मतलब अपना, स्व मतलब अपना। अब पोषण मतलब वही पोषण,
है ना, जो हम लोग खाते हैं, तो अपना खाना जो खुद बनाता हो, अपना खाना, अपना भोजन, अपना पोषण जो खुद से कर लेता हो, उसे स्वपोषी कहते हैं, है ना। जैसे कि पेड़ पौधा जो है अपना भोजन खुद बना लेता है, और साथ में कुछ बैक्टीरिया भी है जी, है ना, साथ में कुछ बैक्टीरिया भी है जो अपना भोजन खुद बना लेता है। अब पूछोगे बैक्टीरिया कौन सा है? सही बात है, बैक्टीरिया है ये सैल्मोनेला बैक्टीरिया, है ना, ये अपना भोजन खुद बना लेता है। बैसिलस बैक्टीरिया ये अपना भोजन खुद बना लेता है। उसी तरह से ये सारे बैक्टीरिया हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब ये दो को याद रखें ना, कम से कम दो को जो इंपॉर्टेंट है ना, अपना भोजन खुद बना लेता है। ये देखिए पेड़ हमारे जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर पेड़ नहीं तो हम नहीं, सॉरी, हाँ, पेड़ नहीं तो हम नहीं। तो पेड़ हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसी से हम अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगर पेड़ नहीं इस धरती पे तो कुछ नहीं, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये बेहतरीन स्लाइड में आपका बेहतरीन पिक्चर है, क्या है ये? शुगर केन, है ना, मीठा सा रस भरा सा। चलिए, तो ये भी अपना भोजन खुद बनाता है और साथ में स्टोर भी तो करता है पेड़, और उसी स्टोर किए हुए चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं? खा जाते हैं। हम लोग खा जाते हैं ना उसके स्टोर किए हुए चीज को, ठीक है। तो हम लोग को पोषण हो जाता है, हम लोग को पोषण मिलता है उससे। तो स्वपोषण जो अपना खाना खुद बनाता है, विषम पोषी, इसको हम ना परपोषी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विषम पोषी को हम लोग पर लगा दीजिए यहां पे, है ना, परपोषी भी कहते हैं। परपोषी, है ना, परपोषी भी कहते हैं। तो विषम पोषी को हम परपोषी भी कहते हैं। जैसे कि जानवर हो गया, इंसान हो गया, ये दोनों क्या है? विषम पोषी है। और भी चीज है ना, सब विषम पोषी है, और भी जीव जंतु है जो विषम पोषी है। तो सबसे पहला कैटेगरी है हमारा स्वपोषी। वे सभी जो अपना भोजन खुद कच्ची सामग्री से तैयार करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। एकदम रटा हुआ चीज, वे सभी जीव जो अपना भोजन खुद कच्ची सामग्री से तैयार करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। अरे बना लीजिए ना आप खाना, आपको कौन बना किया है ना, बना लीजिए, ऐसा भी तो होता है। मैंने बहुत स्टूडेंट से पूछा, क्या तुमने अपना खाना खुद बनाया है? तो कहता है यस सर, हमने तो अपना खाना खुद बनाया है। किसी पूछा क्या तुमने अपना खाना खुद बनाया? नहीं सर, मेरी तो मम्मी बना के देती है। तो इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है, मतलब कोई परपोषी विषम पोषी ऐसा नहीं है जो अपना खाना खुद बनाता है, या कोई इंसान ऐसा नहीं जो अपना खाना खुद बनाता है। यहाँ पे सिर्फ एक जानवर, सिर्फ एक पेड़ और कुछ बैक्टीरिया ही है जो अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है। बाकी सब विषम पोषी है यहाँ पे, ठीक है। स्वपोषी एक मात्र पेड़ पौधा है जो हरे कलर का दिखता है आपको, है ना, यहाँ दिखाया हुआ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां आइए। अब विषम पोषी, कितना बेहतरीन फोटो देख लीजिए, बेहतरीन फोटो है आपके सामने। ये देखिए फोटोसिंथेसिस का क्रिया यहाँ पे आपको दिखा रहा है। पेड़ पौधा अपना भोजन बना रहा है, और जो गाजर निकल रहा है बेचारा कौन खा रहा है? चीकू। चलिए चीकू बना लीजिए इसको, है ना। ये हेटेरोट्रॉप्स है, यानी विषम पोषी का काम कर रहा है। ये ऑटोट्रॉप्स है, यानी कि स्वपोषी है। ये स्वपोषी ने अपना भोजन खुद बनाया सूर्य की मदद से, और उसे हेटेरोट्रॉप्स यानी चीकू ने खा लिया। चीकू गलत किया है तुमसे, ठीक है। चलिए यहां देखिए, यहां भी कुछ वैसे ही कुछ है। यहां पे देखिए, ये आपका कोई पौधा है, शायद इसमें टमाटर उगा हुआ है है ना, कोई पौधा है, और इस पौधे को किसने खाया? एक बकरी ने खा लिया, ठीक है। तो ये भी बकरी क्या हो गई? विषम पोषी। चीकू मेरा क्या हो गया? विषम पोषी। जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं वह विषम पोषी कहलाते हैं, ठीक है, विषम पोषी कहलाते हैं। आगे किस स्लाइड में देखते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आगे देखिए। अब बात ये उठता है ना, बात तो ये उठेगा ही उठेगा कि बताइए पेड़ पौधा जो है अपना भोजन जो है वो कैसे बनाता है ना। आपके मन में भी सवाल है। तो हम बचपन में पढ़े हुए हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में, यानी कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण ये पौधे में होता है,
कैसे होता है तो पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। पौधों में सजीव कोशिकाओं के द्वारा, है ना, क्लोरोप्लास्ट का होना जरूरी है, के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी कि सूरज की रोशनी से, सूरज से हम लोगों ने क्या लिया, प्रकाश लिया, एनर्जी लिया, और उसको यानी प्रकाश ऊर्जा से उसको कन्वर्ट कर दिया रासायनिक ऊर्जा में, ग्लूकोज बना लिया, है ना, स्टार्च बना लिया। कौन? पेड़ पौधा। हम लोग तो सूर्य के प्रकाश से बना ही नहीं सकते हैं, नहीं तो हम लोग भी बना लेते, ठीक है। तो पेड़ पौधा क्या लिया, सनलाइट से लाइट लिया, और जमीन से भी कुछ लिया, जो आगे लिखा हुआ पढ़ देंगे उसको भी। जमीन से लिया, खनिज लवण लिया, और उसको रूपांतरण कर दिया ऊर्जा में। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश की सहायता से भोजन बनाने की क्रिया, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भागों जैसे पत्ती इत्यादि में होती है। देखिए भाई, पत्ता उसका हरा होना चाहिए, है ना, पत्ता उसका हरा होना चाहिए, तभी वो भोजन बना पाएगा। पत्ता हरा नहीं तो समझिए भाई भोजन कैसे बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उन पौधों की जो अपने पत्ता तो जानते ही होंगे आप, अपने पत्ते को कन्वर्ट कर देता है कांटों में। पत्ता थोड़ा मोटा बन गया, चलिए कोई बात नहीं। पत्ते को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कांटों में, है ना। तो जो वो पौधे जो अपने पत्तों को कन्वर्ट कर देता है कांटों में, ठीक है ना, अपने पत्ते को कन्वर्ट कर देता है कांटों में, वो कैसे भोजन बनाता होगा। तो देखिए उनका स्टेम जरूर हरा रहता होगा, है ना। अब वो अपने स्टेम से खाना बना लेते हैं क्योंकि वो हरा है। या कोई भी हिस्सा पौधे का, कोई भी हिस्सा जो हरा भरा हो, जिसके पास सनलाइट का रोशनी, सूर्य का रोशनी आ रहा हो, वो अपना खाना बना लेगा। बोलिए, है ना, बना लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करता है ना, जड़ के द्वारा। अरे जो ये पौधा है, ये पत्तियां लगी हुई है, और यहां नीचे क्या है, जड़ है, और जड़ के पास ढेर सारे, उसके पास अंडरग्राउंड वाटर, पानी है, और इसी जड़ के थ्रू पानी को वो पत्तियों तक पहुंचाती है, और पत्तियों में जब खाना बन जाता है तो खाने को सभी पार्ट में पहुंचा देती है। जड़ में भी पहुंचाती है, स्टेम में भी पहुंचाती है, ब्रांचें में भी पहुंचाती है। लेकिन मिट्टी से, जो जमीन के अंदर से किन्होंने, पौधों ने पानी लिया, नाइट्रोजन लिया, फास्फोरस लिया, लोहा लिया तथा मैग्नीशियम लिया, है ना, ये सब लेकर अपना खाना बना लेता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, ये बेहतरीन सूत्र है ना, बार बार पूछता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है आपका, जो देखिए यहाँ पे CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2 गैस है। प्लांट जब भी लेता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जब भी छोड़ता है ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन कब, दिन के दौरान, खाना बनाने के दौरान, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है, लेकिन रात में ये प्रोसेस बदल जाता है। रात में ऑक्सीजन लेने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है। इसी वजह से रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, नहीं तो चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो CO2 गैस लिया वातावरण से, H2O लिया कहां से, जमीन के नीचे से, ठीक है। क्लोरोफिल उसके पास मौजूद है, पर्णहरित, है ना, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित उसके पास मौजूद है। सूर्य का प्रकाश लिया और ग्लूकोज का निर्माण किया, जिसमें ऑक्सीजन भी बना और पानी भी बना, है ना, और ये निर्माण करके एनर्जी को प्राप्त कर लिया, ग्लूकोज एनर्जी के रूप में, है ना, प्राप्त कर लिया। आगे चलते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के निम्नलिखित 3 चरण होते हैं जी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण, कौन कौन सा चरण, तो पहला चरण देख लेते हैं, काली चरण नहीं, पहला चरण देख लेते हैं, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। सिंपल है, पत्तियां हरा होती है और
जब सनलाइट आता है तो पत्तियां उस सन की रोशनी को अपने अंदर ट्रैप करके अवशोषित करके रख लेती हैं। दूसरे में क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन करना। देखिए जल जो नीचे से आया है ना, जल 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 नहीं जानते क्या, जल जानते होंगे जल जी, ये क्या है, पौधा है, ये क्या है, जड़ है। जो नीचे से आया, नीचे से क्या आया, पानी आया। तो पानी का जो सूत्र होता है वो H2O होता है, बोली होता है ना, H2O होता है, और H2O को विघटित कर देता है किसमें, तो H2O को तोड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ देता है, ठीक है, जल को। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयन करके, अपचयन जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है 10th क्लास के पहला चैप्टर रासायनिक, जो रासायनिक समीकरण वगैरह जिसमें पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, है ना, उसमें अपचयन एक प्रोसेस है, यानी ऑक्सीजन को निकाल लेना। अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन को निकाल लेना। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकाल देता है और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है, ठीक है। ये हो गया प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण। सबसे पहला चरण क्लोरोफिल क्या किया, प्रकाश की एनर्जी को ले लिया, सूर्य की एनर्जी को ले लिया, ट्रैप करके रख लिया। दूसरा चरण क्या है, प्रकाश की ऊर्जा को किस में बदल रहा है, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, उससे जल लिया, जल को 2 पार्ट में तोड़ रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ओके। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयन करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर रहा है। यहां पे देखिए कार्बोहाइड्रेट्स बन गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स बन गया यानी कि एनर्जी मिल गया। कार्बोहाइड्रेट्स यानी एनर्जी, है ना, ये एक न्यूट्रिएंट्स है यानी पोषक तत्व है जो पेड़ पौधा अपने अंदर बना रही है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब आते हैं पत्तों पे, थोड़ा सा विशेष ध्यान दे दीजिए। देखिए यहां पे पत्ता आपको दिख रहा होगा। अभी जो पत्ता है वो हरा भरा होता है, इसका मतलब यहां पे हरित लवक है। देखिए हरित लवक मौजूद है, वही क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मौजूद है यहां पे। अब इसी क्लोरोफिल या इसी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होता है जिसे रंध्र कहते हैं, है ना। इसी पत्तियों में छोटा छोटा, जिसको हम अपनी आंखों से देखा नहीं जा सकता, नहीं तो दिखता तो देख नहीं लेते, है ना, छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको हम रंध्र कहते हैं। और इन्हीं रंध्रों के द्वारा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ठीक है, और अपना काम चला लेता है। इसी की मदद से वायु का आदान प्रदान कर लेता है, जो मैंने बोला वही है ना, वायु का आदान प्रदान कर लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। अब देखते हैं हरित लवक के बारे में। हरित लवक वही क्लोरोफिल क्या करता है भाई, ये क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, हरे रंग के बिंदुवत कोशिकांग जिनमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे आपको हरे हरे कलर का दिख रहा होगा, है ना, ये क्लोरोप्लास्ट है। मतलब कहने का मतलब यह है जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अब थाली में भोजन होता है ना, तो थाली कहते हैं और वो भोजन को भोजन कहते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या है, क्लोरोफिल है, हरा हरा चीज है, हरा हरा चीज है क्लोरोफिल है। हरा हरा चीज जिसमें होता है उस बर्तन को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं। अरे भाई क्लोरोफिल तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता ही है ना। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल रहेगा कहां, रखिएगा क्लोरोफिल को बताइए। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भरा होता है और यही प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करने में हमारी सहायता करता है। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने में, क्योंकि ये प्रकाश को ट्रैप करके रखता है, ठीक है। अब आगे की स्लाइड में देखते हैं क्या है। चलिए अब आपका जो स्वपोषी था, है ना, यानी पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बना रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में हमने देख लिया। अब हम विषमपोषी के बारे में देखते हैं। विषमपोषी, है ना, विषमपोषी, विषमपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन करने के लिए या अपना पोषण चलाने के लिए बेचारे दूसरों पे निर्भर करता है, उसे विषमपोषी कहते हैं। देखते हैं इसके बारे में। अमीबा में पोषण, देखिए सबसे पहला चीज आ गया यहां अमीबा।
अमीबा में पोषण कैसे होता है? चूंकि अमीबा एक कोशिकीय का जंतु होता है, बात सही है ना? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छठा सातवां आठवां, अमीबा के कोशिका का होता है, एक कोशिकीय का भी शुरू में पढ़े थे हम लोग। अमीबा के पास एक कोशिका होता है और एक कोशिका से वो सांस लेता है परासरण विधि द्वारा। उसके पास नाक नहीं होता है, नाक है ना, उसके पास नाक नहीं होता, वो शरीर से ही सांस ले लेता है। इससे परासरण द्वारा श्वसन होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। यह आसानी से वातावरण से अपना खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर लेते। कि यहाँ पे एक मैंने पिक्चर रखा है जो अमीबा देखिए, यहाँ पे अमीबा है, अमीबा का ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है। इसने क्या किया, देखा कि यहाँ खाद्य का कण है ना, इसको कोई खाद्य पदार्थ है, ठीक है, खाद्य पदार्थ है, या जिसको अमीबा खाएगा, खाद्य पदार्थ को खाएगा ही ना, और क्या करेगा, रखेगा थोड़े, खाएगा। तो खाद्य पदार्थ को खाया तो देखिए यहाँ पे कूटपाद जनरेट हुआ, कूटपाद, जिसे हमें पदार्थ भी कहते हैं, है ना। इस तरह से कूटपाद, अमीबा जैसा मन तैसा शेप का होता है, जहां उसको खाना मिला कूटपाद को जनरेट कर लिया और खाना को अपने अंदर समा लिया, ठीक है, खाया पचाया, उसके बाद बाहर भी निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसा करता है अमीबा, मतलब जहां मन तहां से अपना भोजन बना लेता है। भाई देखो, मान लो कि अमीबा ऐसा है, कोई भोजन यहाँ पे आया तो ये करेगा क्या, यहीं से अपना मुंह खोल देगा ऐसे, है ना। अब मुंह क्या खोलेगा, मुंह तो होता नहीं है, अपने शरीर से ही क्या कर लेगा, खोल के कब्जे में कर लेगा, उसको खाएगा पचाएगा, जहां मन तहां से निकाल देगा, ठीक है, ऐसा होता है। इसका तो ना कोई श्वसन तंत्र होता है, देख लीजिए, इसका ना तो कोई श्वसन तंत्र, एक कोशिकीय है भैया, श्वसन तंत्र तो होता नहीं है, और ना ही कोई पाचन तंत्र होता है बेचारा, है ना। लेकिन फिर भी क्या, सांस नहीं लेता है पाचन विधि से, क्या पचता नहीं है, भोजन पचता है ना, सब होता है। वो क्यों इसमें मदद करता है इसको पचाने में, चलिए वो तो बात की बात है, कोशिका में आपने पढ़ा होगा। आगे चलते हैं, ये है मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण, है ना। अब आ गए हम अपने पास, मनुष्य के पास आ गए जी, ठीक है। मनुष्य में पोषण, तो मनुष्य क्या करेगा, पोषण करेगा भाई, कैसे पोषण चलाएगा, तो मनुष्य स्वपोषी होता नहीं है, परपोषी होता है, यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करेगा, किस पे, प्लांट पे, हाँ। तो सबसे पहले पाचन, अगर कोई चीज खाया तो पचाएगा तभी तो पोषण होगा। वह क्रिया जिसके द्वारा जटिल भोज पदार्थ को सरल अवशोषण योग्य भोज पदार्थ में बदला जाता है। देखिए, जो भी हम लोग भोजन ले रहे हैं वो तुरंत तो पचता नहीं, उसको तोड़ा जाता है, तोड़ कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदला जाता है, कॉम्प्लेक्स होता है, समझिए वो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, उसको तोड़ करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर दिए, है ना। यानी कि सरल अवशोषण योग्य भोज पदार्थ में बदला जाता है, ताकि वे शरीर द्वारा उपयोग में लाया जा सके। यही क्रिया पाचन कहलाती है, ठीक है। जो भी हमने भोजन किया उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का जो क्रिया है, अच्छा तोड़ा तो खाएंगे, शरीर द्वारा क्या किया जाएगा, उसको पचाया जाएगा ना, ठीक है। ताकि वो तोड़ा और शरीर उसको क्या कर लिया, उसको उपयोग कर लिया, उसको एनर्जी को निकाल लिया, शरीर हमारा केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसके एनर्जी को निकाल लिया, और यही चीज पाचन कहलाई, यही क्रिया क्या कहलाए, पाचन कहलाए। यहां पे देखते हैं, वह अंग तंत्र जो पाचन क्रिया से संबंधित होता है वो पाचन तंत्र कहलाता है, सिंपल है। अब अंग कौन कौन सा है भाई, मुंह, सबसे पहला चीज मुंह में ही तो खाएंगे, है ना, मुंह में ही खाएंगे भाई, मुंह से खाएंगे। और देखिए, अगर हम यहां पे एक ड्रॉ करना चाहें, जानता हूं मेरा डायग्राम सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी ड्रॉ कर देता हूं। वाह क्या बात है ना, क्या बात है, क्या बना है। ये मान लीजिए आप हो, अरे मानव है, आप क्यों हो गए, मानव है, यहां से कोई खाया, है ना, खाया तो सबसे पहले कहां गया बताइए, पेट में गया ना, पेट में गया भाई, है ना। पेट से कहां गया, तो छोटी आंत में गया, ध्यान दीजिएगा, पेट से कहां गया, छोटी आंत में गया, और छोटी आंत से बड़ी आंत में गया, बड़ी आंत में गया ये छोटी आंत से, और बड़ी आंत के बाद इसका हमने क्या कर दिया, जो बेकार पदार्थ बचा उसको बाहर निकाल दिया। तो ये सब इतना बड़ा जो प्रोसेस है,
ये सारा प्रोसेस पाचन कहलाता है, पाचन तंत्र के अंतर्गत ये आ जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ आहार नाल, आहार नाल ये जहां से हमने मुख से इंटर किया और मल द्वार तक, इसको मल द्वार कहते हैं, मल द्वार, जहां से मल बाहर निकला, मल द्वार। ठीक है, मल द्वार है जी, जहां से मल बाहर निकला। तो आहार नाल से शुरू हुआ, मल द्वार तक गया, ये पूरा प्रक्रिया जिसमें हुआ वो पाचन कहलाया, है ना। ये पूरे प्रक्रिया को हम पाचन कहेंगे भाई। ऐसा नहीं कि खाना खा लिया पच ही नहीं रहा है तो पाचन कैसे होगा भाई, है ना। ये एनर्जी कहां से मिलेगा हमको, पोषण कैसे होगा भाई, उसका नहीं हो पाएगा। ये पूरी प्रक्रिया होगा, है ना, यानी खाने से लेकर निकालने तक, है ना। बेहतर है, बेहतर तरीका है भाई, खाने से लेकर निकालने तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहार नाल, आहार नाल यह मुंह से गुदा तक, जिसको मल द्वार हम लोग कहते हैं, मुंह से गुदा तक विकसित एक नली के समान होता है। अभी मैंने आपको दिखाया ना, यहां देखिए भाई, मुंह से शुरू हुआ, कोई भी खाना हमने यहां पे खाया, खाने के बाद मल द्वार तक गया। ठीक है, यह पूरा पाचन क्रिया के अंतर्गत आया और आहार नाल इतनी लंबी होती है, सोच लीजिए, है ना। आहार नाल मुंह से शुरू होता है और गुदा तक जाता है जी, आहार नाल इन निम्न भागों में बढ़ता है। अब देखिए, ये जो आहार नाल होता है, मुंह से शुरू होता है, उत्तर तक जाता है, तो बहुत सारे उसमें भाग आते हैं। जैसे पहला भाग आ गया मुंह, मुंह आ गया, ग्रसनी आ गया, ग्रसिका आ गया, अमाशय आ गया, छोटी आंत यानी क्षुद्रांत आ गया, बृह आंत यानी कि बड़ी आंत आ गया। यहां पे थोड़ा स्पेस ज्यादा है, क्यों ना फिगर यहीं पे ड्रॉ किया जाए। ठीक है, मान लीजिए मनुष्य है, ये मुंह से अपना भोजन लिया, मुंह से अपना भोजन लिया और किसमें गया, तो पेट में गया, और पेट से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में गया, और छोटी आंत से आपका ये लपेटा हुआ, मान लीजिए कौन सी आंत है, मोटी मोटी बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत में गया, और बड़ी आंत के बाद मल द्वार में निकल गया, मल द्वार हो गया, है ना। तो यहां पे देखिए, अगर हम आपको मैं बताना चाहूं तो इसका रंग बदल लेते हैं यहां। ठीक है, चल देखिए, मुंह, ये तो मुंह हो गया आपका, बोले कोई शक नहीं है, पता है ना आपका मुंह का है, मुंह, ये मुंह हो गया। आगे बढ़ते हैं, ग्रसनी। तो यहां पे एक छोटा सा हिस्सा होता है जो मुंह को, जैसे यहां से नाक भी आया, नाक का भी द्वार आया और मुंह का भी द्वार आया, और यहां पे एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको ग्लोटिस या इपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। अगर सांस आ रही हो तो मुंह वाला द्वार बंद कर देता है, अगर भोजन आ रहा हो, ठीक है, तो सांस वाला द्वार बंद कर देता है। ठीक है, यहीं पे होती है वो, है ना। आपने कभी कोई खाना खाया होगा तो देखा होगा, खाना खा रहे हैं, सरक गया तो नाक में से चावल बाहर निकाला होता है ना। या पानी, चलिए छोड़िए, पानी पी रहे हैं, कोई हंसा दिया तो क्या होता है, गड़बड़ा जाता है, किधर जाए किधर नहीं जाए, नाक में भी बाहर आने लगता है ना, वही बात है। तो कोई ना कोई उसको तो कंट्रोल कर रहा होगा ना, है। पानी पिए तो पानी भाई पेट के अंदर जाना चाहिए, सांस लिए तो भाई सांस फेफड़ा के अंदर जाना चाहिए। अगर यही प्रोसेस उलट गया, है ना, क्या हुआ, सांस लिए पेट में चला गया तो पेट गुब्बारा बन जाएगा। ठीक है, खाना खाए फेफड़ा में चला गया तो फिर दिक्कत है। तो इसको कोई ना कोई तो कंट्रोल करता होगा। ठीक है, तो वो आपका एक यहाँ पे लगा होता है ग्रसनी में। ग्रसनी वो एक पार्ट है जहां पे आपका अलग अलग पार्टों में बढ़ जाता है। यहां पे दोनों चीज सेम आता है, और यहाँ पे ग्लोटिस लगा होता है, ग्लोटिस लगा होता है। अगर भोजन आया तो उधर चिपक गया, भोजन पास हो गया। अगर सांस आया तो इधर चिपक गया, सांस पास हो गया। तो इस तरीका से आपका भोजन और सांस अलग अलग नलियों से जाता है। लेकिन अगर कोई आपको हंसा दिया बीच में, खाना खा रहे हैं या पानी पीना हंसा दिया, तो ये समझ में नहीं आता है इसे, है ना, समझ में नहीं आता है किधर जाए किधर ना जाते, बीच ही में रह जाता है। तो उस समय क्या होता है कि आप अगर पानी पी रहे होते हैं तो नाक में बाहर आने लगता है, या भोजन भी कभी कभी नाक से बाहर निकल जाता है।
ऐसा होता है। तो वो ग्रसनी का इलाका है वहां पे, ठीक है, जहां पे ये दोनों चीज अलग अलग पार्ट में बढ़ जाते हैं। अब ग्रसिका यानी उससे नीचे यहां से यहां तक के पार्ट, ये ग्रसिका कहलाती है भाई, ग्रसिका, ठीक है, ये ग्रसिका है। यानी कि आपको भोजन को पहुंचा रहा है कहां तक, पेट तक। ये आपका अमाशय हो गया, अमाशय, ओके, अमाशय हो गया, है ना। ये अमाशय क्या होता है, बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जितना खाओ उतना फैलेगा, है ना। और ज्यादा अगर हो गया, अब जब फैलने वाला ही नहीं है तो पचका देगा, है, तो सब बाहर उल्टी की तरह उल्टी हो जाती है, निकल जाता है, ठीक है। तो ज्यादा खाइएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ये थैली है ना, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए किसी बैलून में पानी भर देते हैं तो उसको पटकते हैं तो क्या हो जाता है, फट जाता है। तो ये जब ज्यादा हो जाएगा, ओवरलोडेड हो जाएगा, तो ये भी अपने आप को पचकाना चाहेगा, है ना। या आप इधर उधर डोलिएगा तो ये भी डुलेगा तो वो कहीं से जगह मिलता नहीं है तो ऊपर में फिर बाहर निकल जाता है, क्योंकि ऊपर का रास्ता आसान होता है निकलना। ठीक है। अब आता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, जो आपको मैंने यहां बनाया है ये क्षुद्रांत हो गया, ठीक है, ये क्षुद्रांत हो गया। और ये जो मोटी मोटी जो बनाई है हमने, ये आपके लिए बनाया हूं बड़ी आंत, ठीक है, ये बड़ी आंत हो गया। तो ये आप बिल्कुल आप डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, मुंह कहां है, ग्रसनी कहां है, ग्रसिका कहां है, अमाशय कहां है, ठीक है, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत कहां है, और बृहदांत यानी कि बड़ी आंत कहां है, ठीक है। अब इनको बारी बारी से हम एक एक करके देखेंगे कि आखिर किसका फंक्शनिंग क्या है। चले पहले मुंह के पास आते हैं। मुंह सबसे प्यारा है ना, हमारा मुंह सबसे प्यारा, दांत ही बना दो, दांत और ऊपर का दांत गलती बना दिया मैंने, रेड लेना चाहिए था इसलिए, है ना। चलिए रेड ले लिया, है ना। एक काम करता हूं, हाईलाइट, चलिए ये आपका मान लीजिए जीभ बन गया, लगा मुंह। चलिए ये कहता है मुंह में दांत भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, ठीक है। ये जो मुंह है आपका, ये जो दांत लगे हैं, 4 तरह के दांतें होते हैं हमारे पास, 4 तरह के दांतें होते हैं, ठीक है। इंसिजर के राइट प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये दांत जो होता है भोजन को छोटे छोटे कणों में बदल देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। जिह्वा लार की मदद से भोजन की अच्छी तरह से मिलाता है। अब जो जीभ आपका होता है उससे लार निकलता है ना। गोलगप्पा का नाम सुनते ही क्या टपकने लगता है, लार। गोलगप्पा का नाम सुनते ही मुंह में आ जाता है पानी, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, लार जो है भोजन को अच्छी तरीका से मिला देता है ना, भोजन को सुपाच्य बना देता है, मुलायम कर देता है, ठीक है। और आप जितना चिबाइएगा भोजन उतना मजेदार होता है, मतलब मीठा लगने लगता है। तो जीवा लार की वजह से भोजन को अच्छी तरह से मिलाती है और भोजन को लसलसा बना देती है, लसलसा बना देती है, ठीक है। यह लार में उपस्थित एंजाइम लार इमाइलेस, इमाइलेस है ना, या टाइलिन मंड या स्टार्च कणों को शर्करा में बदल देती है। सुनिए क्या करती है, लार जो है, ये जो लार एंजाइम है वो इमाइलेस या टाइलिन मंड या स्टार्च कणों को शर्करा में बदल देती है। अब मतलब आपके अपने फॉर्म है, आप जिस फॉर्म में खाना खा रहे हैं, इमाइलेस के फॉर्म में, टाइलिन मंड के फॉर्म में ले रहे हैं या स्टार्च कुछ ले रहे हैं, ये तीनों चीजों को वो शर्करा में बदल देती है ना, चीनी है ना, ग्लूकोज कह सकते हैं, ग्लूकोज में बदल देती है। आगे है ग्रसनी। मुंह का तो बात हो गया भाई, अब ग्रसनी की बात कर लेते हैं। मुख गुहा के नीचे ग्रसनी होती है, जहां से मुंह खत्म हुआ ना, है ना, वो ग्रसनी फिर आ गया। ग्रसनी एक ऐसा स्थान है, वही स्थान है जो अभी आपने मैंने बताया। ग्रसनी एक ऐसा स्थान है जहां श्वसन तंत्र तथा पाचन तंत्र दोनों खुलते हैं। आ गया ना बात। ग्रसनी एक ऐसा स्थान है जहां श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों खुलते हैं, ठीक है, या जहां दोनों मिलते हैं, ठीक है। यहां कोई पाचन नहीं होता। अब ग्रसनी में आपका कोई पाचन नहीं होता है, ठीक है। ग्रसनी में तो यही चीज है, ग्रसनी एक ऐसा है जहां पे श्वसन और पाचन दोनों आके मिल जाता है, लेकिन उसको सेपरेट करने के लिए आपके पास ग्लोटिस लगा होता है जो उसको सेपरेट कर देता है, ठीक है। श्वसन को श्वसन वाली नली से भेज देता है और आपका भोजन को भोजन वाली नली से भेज देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रसिका। अब ग्रसिका क्या है, इसमें क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। मतलब ये क्या करता है,
आपको क्रमाकुंचन हमेशा पचकाता है, फुलाता है, पचकाता है, फुलाता है। क्या करता है वो, किसी भी भोज पदार्थ को ठेलते रहता है ना, हमेशा उसमें क्या करता है, हम भोजन को ठेलेगा तब ना, बस धक्का देगा तो वो नीचे की ओर बढ़ेगा। तो एक क्रमाकुंचन की गति इसमें होती रहती है, जिसके द्वारा भोजन आमाशय में पहुंच जाता है ना। हमेशा वो ढकेलते हमारे पेट में ले आता है भोजन को, ठीक है। ये ग्रसिका का काम है। ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा मत समझिए ग्रसिका में भी पाचन होता है, तो नहीं बच्चों, ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ग्रसिका में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। लार भोजन को पचाएगा, उसको क्या करेगा, शर्करा में कन्वर्ट करेगा, है ना। लेकिन ये जो दोनों अभी हमने पढ़ा, ग्रसनी पर है और ग्रसिका पर है, ये दोनों में पाचन नहीं होता, ठीक है। अमाशय के पास रहते हैं। तो अमाशय का तो बहुत बड़ा रोल है जी। अमाशय तो जितना खाइए पेट फैलाइए, है ना, ऐसा होता है अमाशय। तो भोजन के आने पर अमाशय फैल जाती है। देखिए जी, भोजन आया, अमाशय फैल गया, पेट आपका बड़ा हो गया। जठर ग्रंथिया के द्वारा जठर रस भोजन में मिलाए जाते हैं, वह भोजन को अच्छी तरह मिश्रित किया जाता है। हमारे पेट में जठर रस छूटता है और भोजन वहां क्या होता है, मिक्सअप होता है, ठीक है। भोजन को अच्छी तरीके से मिला दिया जाता है। जठर ग्रंथिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ये देखिए HCl बहुत ही पावरफुल एसिड है। HCl क्या है, एसिड है, जिसमें H लगा हो एसिड कहलाता है, ठीक है। यह हमारे भोजन को सुपाच्य बना देता है, एकदम छोटे कणों में बदल देता है। अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छूटा, पेप्सिनोजन छूटा, वह प्रोरेनिन छूटा आदि का स्रावन करती है। कौन, ये सारा कौन कर रहा है, जठर ग्रंथियां कर रही है। HCl भी छोड़ा, पेप्सिनोज भी छोड़ा, प्रोरेनिन भी छोड़ा, है ना। ये सब जठर ग्रंथियां उसमें पेट में छोड़ते रहती है ताकि उस क्या हो जाए, सुपाच्य बन जाए। अब करता क्या है, HCl छूटा तो क्या बना, HCl अम्लीय माध्यम तैयार करता है। HCl क्या करता है, अम्लीय तैयार करता है, अम्ल बना देता है, जो पेप्सिनोज को सक्रिय पेप्सिन और प्रेनियन को सक्रिय रेनिन। देखिए जी क्या बदल रहा है, ध्यान दीजिएगा। पेप्सिनोज जो था वो पेप्सिन में बदल गया और प्रोरेनिन जो था वो रेनिन में बदल गया। दो बातें हो रही है यहाँ पे। पेप्सिनोज जो था वो पेप्सिन में बदल गया, प्रोरेनिन जो था वो रेनिन में बदल गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, पेप्सिन जो है प से पेप्सिन, अब प से प्रोटीन, है ना, प से पेप्सिन, अब प से प्रोटीन। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन जो है वो दूध में उपस्थित में प्रोटीन केसिन का पाचन करता है। देखिए ये प्रोटीन केसिन अलग चीज है ना। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन कर गया, जो हम लोग दाल वगैरह माध्यम से लेते हैं प्रोटीन, पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन कर गया। लेकिन जो रेनिन था वो दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन का पाचन करता है ना। ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये सवाल आते हैं, है ना, मैट्रिक में ये सवाल आते हैं कि जो पेप्सिन है, ज्यादातर यही पूछता है, जो पेप्सिन जो है वो किसका पाचन करता है, तो सिंपली प्रोटीन का पाचन करता है। आएगा तो सिंपली प्रोटीन मानना है, वह प्रोटीन और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे रेनिन का आ जाएगा, रेनिन क्या करता है, तो इसी मारे क्या, तो प्रोटीन केसिन का पाचन करता है ना। ये कहां पाया जाएगा, तो दूध में पाया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब आता है आपका क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। ये बहुत बड़ा भूमिका निभाता है छोटी आंत, है ना, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन इसी छोटी आंत में होता है। मैंने फिगर आपको बता दिया, ये है ना फिगर, नहीं दिख रहे हैं, देखिए फिगर है, यह देखिए कितना सुंदर बेहतरीन फिगर है ना। यह है छोटी आंत आपका, इसी में आपका पूरा काम होता है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन का, ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो जो छोटी आंत है, छोटी आंत में यानी क्षुद्रांत में सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का ये अवशोषण करता है। तो क्षुद्रांत आहार नल का सबसे लंबा भाग है, इसकी लंबाई ये पूछ देता है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछ देता है छोटी आंत की लंबाई कितनी है, तो 5 से 6 मीटर तक होती है।
अमाशय में भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, जैसे अमाशय से निकलता है तो छोटी आंत में जाता है। अमाशय से निकला, छोटी आंत में गया। ठीक है, वहां पे फिगर दिखाया था हमने, अमाशय से निकला और छोटी आंत में गया। ठीक है, यहां अमाशय से निकला और छोटी आंत में चला गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमाशय से निकला, सबसे पहले छोटी आंत में चला गया, उसके बाद ये बड़ी आंत में जाती है। तो सबसे पहले ये छोटी आंत में गई, है ना, अमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। क्षुद्रांत में आए हुए भोजन में अग्नाशयी रस, अब ये आ गया इंपॉर्टेंट, अग्नाशयी रस व पीत रस मिलाए जाते हैं। कहां पे? क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में आपका आता है अग्नाशयी रस और पीत रस। देखिए आपका पीत रस पेट में नहीं आया था, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आया था, है ना, पेप्सिन आया था और एक और अम्ल था, हाइड्रोक्लोरिन था, पेप्सिन था और रेनिन था। ठीक है, लेकिन यहां पे जैसे क्षुद्रांत में आ गया, छोटी आंत में गया तो अग्नाशयी रस आ गया, पीत रस आ गया। ये दोनों चीज क्षुद्रांत में मिल जाते हैं। पीत रस क्या करता है? तो पीत रस भोजन को क्षारीय बनाता है। पीत रस भोजन को क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशयी रस उस पर क्रिया कर सके। देखिए पीत रस का काम है भोजन को क्षारीय बनाना। पीत रस, है ना, भोजन को क्षारीय बनाता है। वो आपने देखा होगा जब मुर्गा चिकन आप कटाने जब जाते हैं तो होता क्या है कि उसमें जब कलेजी जब काटता है तो उसमें एक छोटा सा पीत होता है, उसको काट के बाहर निकाल देता है ना, तो वही होता है पीत रस। वो क्या कर देता है? क्षारीय बना देता है। हमारे जो भोजन होता है जो हमने हमारे पेट से इंटेस्टाइन में गया है उसको क्या कर देता है? क्षारीय बनाता है और उससे अग्नाशयी रस जो होता है वो क्रिया करने लगता है। तो करता क्या है? पीत रस वसा को छोटे छोटे गोलियों में तोड़ देता है। पीत रस जो होता है वो वसा को यानी फैट्स को छोटे छोटे गोलियों में तोड़ देता है ताकि वसा का पाचन ये भी क्वेश्चन पूछता है ना, वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन, तो वसा का पाचन लाइपेज करता है। ध्यान दीजिएगा, वसा का पाचन लाइपेज करता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है। ठीक है, दूध में मौजूद प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो कौन करता है? रेनिन करता है ना, रेनिन। यहाँ दूध में मौजूद वसा का प्रोटीन का पाचन रेनिन करता है। और वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछ देता है। वसा का पाचन होता है, लाइपेज करता है। एंजाइम की सहायता से सरलता पूर्वक हो सके, है ना। तो ये सब वसा का पाचन करने के लिए पीत रस आपको वसा का पाचन कराता है। इस क्रिया को वसा का इमल्सीकरण या पायसीकरण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना। इमल्सीकरण आ जाएगा। इमल्सीकरण किसे कहते हैं? तो वसा का पाचन लाइपेज द्वारा किया जाता है। कहां किया जाता है? क्षुद्रांत में। वसा का पाचन लाइपेज द्वारा किया जाता है क्षुद्रांत में। तो इस क्रिया को हम लोग इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात है 5 से 6 मीटर तक लंबी होती है। कौन? क्षुद्रांत, छोटी आंत। इसमें पीत रस व अग्नाशयी रस निकलता है। पीत रस क्या करता है? पीत रस जो होता है वो भोजन को क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशय रस उस पर काम कर सके। और अग्नाशय रस लाइपेज नामक तत्व को निकालता है, एंजाइम को निकालता है और वो लाइपेज नामक एंजाइम की सहायता से वसा का पाचन किया जाता है। इस पूरे क्रिया को हम इमल्सीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे है क्षुद्रांत के द्वारा भी साबित एंजाइम भी भोजन को मिलाए जाते हैं जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, है ना, यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन किस में बदल रहा है? अमीनो अम्ल में, तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल को पाचित कर देता है। ठीक है, हुआ क्या? ध्यान दीजिए, क्षुद्रांत के द्वारा भी स्रावित एंजाइम, क्षुद्रांत के जो स्रावित एंजाइम है, क्षुद्रांत अपना भी तो एंजाइम निकालता है। ठीक है, उसको प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है ना। उसके बाद जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदल देता है और वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में पाचित कर देता है ना। सब में रूपांतरण हो रहा है, सब में केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। तो ये सब चीज रिएक्शन क्षुद्रांत के अंदर हो रहा है और क्षुद्रांत के पास अपना भी एंजाइम होता है जो ये सब काम कर रहा है। क्या कर रहा है? तो प्रोटीन को अमीनो में बदल रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदल रहा है,
वसा को वसा में बदल रहा है या ग्लिसरॉल में बदल रहा है ना, ये सब चीजों में वो बदल रहा है। इन पाचित पदार्थों को क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब देखिए ये जो क्षुद्रांत है, चलिए एक हम क्षुद्रांत का आपको हम एक पिक्चर बना देते हैं क्षुद्रांत का। ये आपका क्षुद्रांत मान लीजिए कुछ ऐसा क्षुद्रांत है, तो इसमें क्या होता है, एक उंगली जैसा स्ट्रक्चर है ना, उंगली जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है, ठीक है। अब इसी उंगली नुमा स्ट्रक्चर से आपका जो भी न्यूट्रिएंट्स है यानी पोषक तत्व है, पोषक तत्व है ना, जो पोषक तत्व है उसको इसी उंगली नुमा स्ट्रक्चर से अवशोषित किया जाता है, ठीक है, और हमारे ब्लड में या हर एक सेल तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, पाचित पदार्थों को क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली का समान प्रवर्ध होता है जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये जो उंगली नुमा स्ट्रक्चर है ना, ये जो उंगली नुमा, ये जो उंगली हम अभी बना दिए हैं, ये उंगली नुमा जो स्ट्रक्चर है उसको हम दीर्घ रोम कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। जो उंगली नुमा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाएं होती हैं। अब ये जो दीर्घ रोम है इसमें नसें वगैरह होती है ना, इसमें रुधिर जो है बहते रहता है, ठीक है, रुधिर वाहिका होते हैं। अब ये जो भी अवशोषित किया डायरेक्ट रुधिर वाहिका में पहुंचा दिया, और रुधिर वाहिका हर एक सेल के पास चला गया और उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको मिल गया, हमारे ब्लड तक पहुंच गया, है ना। जो अवशोषित भोजन को शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचा देती है, यही दीर्घ रोम जो है, यही दीर्घ रोम के पास होता है बहुत सारे क्या क्या दीर्घ रोम के पास होते हैं बहुत सारे रुधिर वाहिका, है ना, दीर्घ रोम के पास होते हैं बहुत सारे रुधिर वाहिकाएं, और यही रुधिर वाहिकाएं जो होते हैं वो दीर्घ रोम से हमारे पाचन वाले जितनी भी चीजें, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमको मिले वो खींचा और खींच करके ब्लड तक, हर एक सेल तक पहुंचा दिया। इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में तथा नए ऊतकों का निर्माण में और पुराने ऊतकों की मरम्मत करने में करते हैं। अब जो एनर्जी हमको मिला वो शरीर की वृद्धि में, हमारे नए कोशिकाओं के निर्माण में, और जो टूट फूट हुआ ना, मरे थे ना बहुत सारा कोशिका मर गया था, तो टूट फूट के निर्माण में जो एनर्जी चाहिए, उसको टूट फूट को निर्माण करने में जो एनर्जी चाहिए, है ना, तो यही एनर्जी जाता है और इस टूट फूट को ठीक करता है, ओके, हमारे सेल का मरम्मत करता है या नया सेल को बनाता है। अब है आपके पास वृहदांत यानी बड़ी आंत, ठीक है। अब बड़ी आंत में अब बचा क्या, सब चीज तो हो गया, है ना, पेट में उसका पूरा छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, छोटी आंत में गया, छोटी आंत में पूरा न्यूट्रिएंट्स उससे निकाल दिया गया दीर्घ रोम के थ्रू। उसके बाद क्या हुआ, बड़ी आंत में गया, बड़ी आंत दिखने में बड़ा, कहने में बड़ा, है ना, उसका सरफेस एरिया जो होता है ना, सरफेस एरिया वो मोटा होता है ना, इसीलिए उसको हम बड़ी आंत कहते हैं। है तो छोटा, लंबाई में है छोटा, लंबाई में छोटा है, लेकिन वो मोटा वो बहुत है ना, किससे ज्यादा मोटा है, तो उससे मोटा है, मतलब छोटी आंत से वो मोटाई ज्यादा होता है, इसीलिए उसको हम बड़ी आंत कहते हैं। और पतली वाली आंत को जो लंबाई में बड़ा है उसको हम लोग छोटी आंत कहते हैं, ठीक है। मतलब छोटी आंत वास्तव में सबसे ज्यादा बड़ा होता है यानी लंबा होता है, और बड़ी आंत वास्तव में छोटा होता है, किसमें, लंबाई में, है ना, लंबाई में छोटा होता है बड़ी आंत। चलिए, तो बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब देखिए बड़ी आंत का काम आपका निकल के सामने आ रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स हमने निकाल लिया छोटी आंत में, है ना, अब वो बड़ी आंत में जो बचा हुआ भोजन न्यूट्रिएंट्स तो निकल गया है, ब्लड में चला गया एनर्जी मिलने के लिए तैयार है, ठीक है। अब बड़ी आंत में जो भी सिट्ठियां बची उसको हम भेज देते हैं बड़ी आंत में, जैसी जो भी सॉलिड पार्टिकल्स गया वो बड़ी आंत में गया, और हाँ पानी भी तो गया, पानी का भी ऑब्जॉर्प्शन तो हुआ नहीं है, पानी भी गया। तो बड़ी आंत में अधिकांश दीर्घ रोम, इसमें उपस्थित जल, देखिए अब जैसी वो जल और जो सॉलिड वेस्ट है ना, वो गया बड़ी आंत में, जल भी गया और आपका सॉलिड वेस्ट भी गया, मतलब मोटे मोटे जो भी
और अपचा खाना हुआ जिसका हम लोग अब उपयोग नहीं करेंगे, वो सब गया बड़ी आंत में, वहां से जल का अवशोषण हो गया, जल वहां से ले लिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत में न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित किया जाता है, छोटी आंत में न्यूट्रिएंट्स को लिया जाता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, और इस तरह से हमको एनर्जी की प्राप्ति होती है। विशेष पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर मल के रूप में तैयार किया जाता है, और इस क्रिया को बाह्य क्षेपण कहते हैं, यानी एक्सक्रिएशन। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, जो बड़ा मोटी नस में जो गुदा होता है, लास्ट में गुदा हमने बनाया था, पीछे देख सकते हैं आप, जो गुदा बनाया था, ठीक है, जो मल द्वार का नाम दिया था हमने, मल द्वार का नाम दिया था, वो मल द्वार से जो भी अनपचा खाना हुआ वो बाहर निकल गया, है ना, गुदा द्वार से अनपचा खाना बाहर निकल गया, और ये बाहर निकलने का जो क्रिया कहलाया वह बहिक्षेपण कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में एक्सक्रिएशन भी कहते हैं, है ना, एक्सक्रिएशन कहते हैं। तो आगे की स्लाइड में, हाँ चलिए, तो आज का हमारा लेक्चर 1 आपका यही तक था। ठीक है, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो हमें इसका फीडबैक जरूर दें, ताकि मेरे में एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आए, और हम आगे के लेक्चर में, जो लेक्चर 2 हमारा होगा जैव प्रक्रम का, उसमें ब्रीदिंग सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, जो निष्कासन तंत्र हो गया, है ना, जिसमें हम बेकार चीज को निकालते हैं, ये तीनों के बारे में अभी वीडियो बनाना बाकी है। इस चैप्टर में अब 3 टॉपिक और बचा है। ठीक है, तो आपसे उम्मीद, मतलब आपसे गुजारिश है कि इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ताकि मुझे फीडबैक अच्छा मिले, है ना, और आप जरूर फीडबैक दें ताकि मैं आगे का वीडियो भी बना सकूं। धन्यवाद।